ओजस और ब्रह्मवर्चस का भी महत्व समझें। प्रकृति के अंतराल में छिपी विद्युत शक्ति का परिचय शताब्दियों पूर्व लगा लिया गया है और अब उसका उपयोग मनुष्य जीवन की घनिष्ठ सहचरी के रूप में किया जा रहा है। कभी अग्नि की पशु शक्ति की क्षमता को हस्तगत करके मनुष्य को बड़ा संतोष हुआ था। सचमुच उसकी प्रगति में इन दोनों ने बड़ा योगदान दिया। इन शताब्दियों में बिजली की शक्ति ने संसार के भौतिक विकास में असाधारण सहायता की है। भाप, तेल, गैस की सहायता से शक्ति प्राप्त करने की बात अब पिछले ज़माने की बात हो गई। अगले दिनों अणु शक्ति और लेजर किरणों के प्रयोग को प्रधानता मिलने वाली है। इन समस्त शक्ति स्रोतों से भी अद्भुत एक और शक्ति है जिसकी ओर न जाने क्यों हमारा ध्यान गया ही नहीं, वह है मानवीय विद्युत। यह अधिक गहराई के साथ समझा जाना चाहिए कि प्राणियों के शरीरों में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति ही उनके शरीर संस्थान एवं मन संस्थान को अधिक समर्थ एवं सुविकसित बना सकती है। कहना न होगा कि सुविकसित व्यक्तित्व संसार की समस्त शक्ति संपदाओं से हमारे लिए बढ़ चढ़कर उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भौतिक जगत में अग्नि, भाप, गैस, तेल, बिजली, अणु विस्फोट, लेजर आदि का जो महत्व है उससे कहीं अधिक उपयोगिता सजीव प्राणियों के लिए उस बिजली की है जो उनके शरीर में पाई जाती है। मनुष्य में भी इस विद्युत शक्ति का अजस्र भंडार भरा पड़ा है। शरीर की संचार प्रणाली का मूल आधार क्या है, इसका सूक्ष्मातीत सूक्ष्म कारण ढूंढने पर वे शरीर विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मांसपेशियों में काम करने वाली स्थिति तक ऊर्जा पोटेंशियल का तथा उसके साथ जुड़े रहने वाली आवेश इंटेंसिटी का जीवन संचार में बहुत बड़ा हाथ है। इन विद्युत धाराओं का वर्गीकरण तथा नामकरण सिफेलो ट्राइजेमी न्यूरेलाजिया की व्याख्या चर्चा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ताप विद्युतीय संयोजन थर्मोलैरिक कपलिंग के शोधकर्ता अब इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मानव शरीर का सारा क्रियाकलाप इसी विद्युतीय संचार के माध्यम से गतिशील रहता है। कितने ही पक्षी ऋतु परिवर्तन के लिए झुंड बनाकर सहस्रों मील लंबी उड़ानें भरते हैं। वे धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पहुँचते हैं। इनकी उड़ानें प्रायः रात में होती है। उस समय प्रकाश जैसे कोई इस प्रकार की सुविधा भी उन्हें नहीं मिलती जिससे वे यात्रा लक्ष्य की दिशा जान सके। यह कार्य उनकी अंतश्चेतना पृथ्वी के इर्द गिर्द फैले हुए चुंबकीय घेरे में चल रही हलचलों के आधार पर ही पूरा करती है। इस धारा के सहारे वे इस तरह उड़ते हैं मानो किसी सुनिश्चित सड़क पर चल रहे हों। टर्माइट कीड़े अपने घरों का निर्माण तथा उनका प्रवेश द्वार सदा निर्धारित दिशा में ही बनाते हैं। इसके पीछे भी उनकी आंतरिक संवेदना द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय प्रवाह को पहचानने की क्षमता ही काम करती है। जैव सेलों का सूत्र विभाजन कार्य उसके मध्य बिंदु में चलता है। उसमें यही दिशा ज्ञान काम करता है। क्रोमोसोम की गति सेल के मध्यवर्ती ध्रुव की दिशा की ओर रहती है। उसे दिशा ज्ञान कैसे होता है? इस प्रश्न का उत्तर भी यही रहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय प्रवाह को हमारे जैव सेल के आंतरिक सत्ता अनुभव कर सकती है और उसी आधार पर अपनी गतिविधि का निर्धारण कर सकती है। चुंबक और विद्युत यूँ प्रत्यक्षतः दो पृथक पृथक सत्ताएं हैं, पर वे परस्पर अवांछनीय रूप से संबद्ध हैं और समयानुसार एक धारा का दूसरी में परिवर्तन होता रहता है। यदि किसी सर्किट का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलते रहा जाए तो बिजली पैदा हो जाएगी। इसी तरह लोहे के टुकड़े पर लपेटे हुए तार में से विद्युत प्रवाह धारा प्रवाहित की जाए तो वह चुंबकीय शक्ति संपन्न बन जाएगा। भौतिक उपलब्धियां भी उन्हीं के पल्ले पड़ती है। यहाँ तक कि आतंकवादी खलनायक भी इसी शक्ति के सहारे अपने भयानक दुष्कर्मों में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक महामानवों में से प्रत्येक को इसी अंतःशक्ति का सहारा मिलता है।
और वे महान कार्यों में साहसपूर्वक आगे बढ़ते चले जाते हैं। मानवीय शरीर के शोध इतिहास में ऐसे अनेक घटनाओं का उल्लेख है जिनसे यह सिद्ध होता है कि किसी किसी शरीर में इतनी अधिक बिजली होती है कि उसे दूसरे लोग भी आसानी से अनुभव कर सकें। यूँ हमारा नाड़ी संस्थान पूर्णतः विद्युत धारा से ही संचालित होता है। मस्तिष्क को जादुई बिजली घर कह सकते हैं। यहाँ से शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों की गतिविधियों का नियंत्रण एवं संचालन होता है, पर वह बिजली जीव विद्युत वर्ग की होती है और इस तरह अनुभव में नहीं आती जैसे कि बत्ती जलाने या मशीनें चलाने वाली बिजली। शरीर में काम करने वाली गर्मी से विभिन्न अवयवों की सक्रियता रहती है और वे अपना अपना काम करते हैं। यह कायिक ऊष्मा प्रस्तुता एक विशेष प्रकार की बिजली ही है। इसे मानवीय विद्युत कह सकते हैं। इतने पर भी वह यांत्रिक बिजली से भिन्न ही मानी जाएगी। वह अपना प्रभाव शरीर संचालन तक ही सीमित रखती है, इससे बाहर उसका प्रभाव अनुभव नहीं किया जाता। किंतु कुछ अपवाद ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनमें शरीरगत ऊष्मा ने यांत्रिक बिजली की भूमिका निभाई है और उस व्यक्ति को एक चलता फिरता बिजली घर सिद्ध किया है। मानवीय शरीर की विलक्षणताओं की चर्चा करते हुए उन प्रामाणिक घटनाओं का उल्लेख अक्सर किया जाता रहता है कि जिनकी यथार्थता सुविज्ञ लोगों ने पूरी जांच पड़ताल के बाद घोषित की है। मनुष्य शरीर में भी यांत्रिक बिजली की आश्चर्यजनक मात्रा हो सकती है। इसके कितने ही उदाहरण सर्वविदित हैं। कोलोराडो प्रांत के डेली वैली नगर में KWP जॉन्स नाम का एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो ज़मीन पर चलकर यह बता देता था कि जिस भूमि पर वह चल रहा है उसके नीचे किस धातु की कितनी गहरी तथा कितनी बड़ी खदान है। उसे ज़मीन में दबी भिन्न धातुओं का प्रभाव अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के स्पंदनों से होता था। अनुभव ने उसे यह सिखा दिया था कि किस धातु का स्पंदन कैसा होता है। अपनी इस विशेषता का उसने भरपूर लाभ उठाया। कईयों को खदानें बताकर उनसे हिस्सा लिया और कुछ खदानें उसने अपने धन से खरीदी और चलाई। अमेरिका का यह बहुत धन संपन्न व्यक्ति अपनी इसी विशेषता के कारण बना था। आयरलैंड के प्रोफेसर वेरेट इस बात के लिए प्रख्यात थे कि वे भूमिगत जल स्रोतों तथा धातु खदानों का पता अपनी मनुष्य चेतना से देखकर बता देते थे। इस विशिष्टता से उन्होंने अपने देशवासियों को बहुत लाभ पहुंचाया था। ऑस्ट्रेलिया का एक किसान भी पिछली शताब्दी में इस विद्या के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। वह 2 शंकों वाली टहनी हाथ में लेकर खेतों में घूमता फिरता था और जहाँ उसे जल स्रोत दिखाई पड़ता था वहीं रुक जाता था। उस स्थान पर खोदे गए कुओं में प्रायः पानी निकल ही आता था। भारत के राजस्थान प्रांत में एक पानी वाले महाराज जिन्हें माधवनंद भी जी कहते थे, अपने दिव्य दृष्टि से देखकर कितने ही सफल कुएं बनवा चुके थे। भूमिगत अदृश्य वस्तुओं को देख सकने की विद्या को रेबडोमेंसी कहते हैं। इसी विज्ञान की परिधि में जमीन में दबे खनिज, रसायन, जल, तेल आदि सभी वस्तुओं को जाना जा सकता है, किंतु यदि केवल जल तलाश तक ही वह सीमित हो तो उसे वाटर डाउनिंग कहेंगे। आयरलैंड के विकलो पहाड़ी क्षेत्र में दूर दूर तक कहीं पानी का नाम निशान नहीं था। जमीन कड़ी पथरीली थी। प्रोफेसर वेरेट ने खदान विशेषज्ञों के सामने अपना प्रयोग किया। वे कई घंटे इस क्षेत्र में घूमे। अंततः वे एक स्थान पर रुके और कहा, केवल 14 फीट गहराई पर यहाँ एक अच्छा जल स्रोत है। खुदाई आरंभ हुई और पूर्व कथन बिल्कुल सच निकला। 15 फीट जमीन खोदने पर पानी की एक जोरदार धारा वहाँ से निकल पड़ी। मनुष्यतर अन्य प्राणियों में भी यह विद्युत शक्ति पाई जाती है। उनके शरीर में, मस्तिष्क में ऐसे विशिष्ट अवयव पाए जाते हैं जिनमें शरीरगत विद्युत अपना काम करती है और वे आश्चर्यजनक जीवन पद्धति अपनाए रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी अद्भुत संरचना को देख परख कर उनकी नकल के सहारे
कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जो अपनी उपयोगिता के लिए प्रख्यात हैं। मधुमक्खियों की नेत्र रचना देखकर विज्ञानवेत्ता पोलाराइड ओरिएंटेशन इंडिकेटर नामक यंत्र बनाने में सफल हुए। यह ध्रुव प्रदेश में दिशा ज्ञान का सही माध्यम है। उस क्षेत्र में साधारण कुतुबनुमा अपनी उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाली विशेषता खो बैठते हैं। तब इसी यंत्र के सहारे उस क्षेत्र की यात्री अपना काम चलाते हैं। समुद्री तूफान आने से बहुत पहले ही समुद्री बत्तखें आकाश में उड़ जाती है और तूफान की परिधि के क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। डॉल्फिन मछली यहाँ चट्टानों में जा छिपती है। तारा मछली गहरी डुबकी लगा लेती है और व्हेल उस दिशा में भाग जाती है जिसमें तूफान न पहुँचे। यह पूर्व ज्ञान इन जल जंतुओं का जितना सही होता है उतना ऋतु विशेषज्ञों के बहुमूल्य उपकरणों का भी नहीं होता। मॉस्को विश्वविद्यालय में इन्हीं जल जंतुओं के अत्यंत सूक्ष्म सूचनाग्राहक कारणों की नकल पर ऐसे यंत्र बनाए हैं जो अंतरिक्ष में होने वाले अविज्ञात हलचलों की पूर्व सूचनाओं का संग्रह कर सके। ऐसा अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि प्रवाहों को सुन समझ लेने से ही संभव होता है। जीव जंतुओं की विशिष्ट क्षमताओं का आधार उनकी ऐसी संरचना में सन्निहित है जो मनुष्यों के हिस्से में नहीं आई है। अब विज्ञान मनुष्यतर विभिन्न प्राणियों की शारीरिक एवं मानसिक संरचना में जुड़ी हुई अद्भुत विशेषताओं को खोजने में संलग्न है। इसका एक स्वतंत्र शास्त्र ही बन गया है जिसका नाम है बायोनिक्स। इसे स्पेशल पर्पस मैकेनिज्म विशेषोद्देश्य व्यवस्था भी कहा जाता है। उल्लू की ध्वनि संवेदना उसके शिकार का अभ्यास ही नहीं कराती, ठीक दिशा, दूरी और स्थिति भी बता देती है। फलतः वह पत्तों के ढेर के नीचे हलचल करते चूहे पर जा टूटता है और एक ही झपट्टे में उसे ले उड़ता है। गहरी डूबी हुई पनडुब्बियों में रेडियो संपर्क निरंतर कायम रखना कई बार बड़ा कठिन होता है क्योंकि प्रेषित रेडियो तरंगों का बहुत बड़ा भाग समुद्र का जल ही सोख लेता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मछली में सन्निहित उन विशेषताओं को तलाश किया जा रहा है जिनके आधार पर वह जल राशि में होने वाली जीव जंतुओं की छोटी छोटी हलचलों को जान लेती है और आत्मरक्षा तथा भोजन व्यवस्था के प्रयोजन पूरे करती है। रैटल सांप तापमान के अत्यंत न्यून अंतर को जान लेता है। चूहे, चिड़ियाँ आदि के रक्त का तापमान अत्यंत नगण्य मात्रा में ही भिन्न होता है, पर यह सांप उस तापमान के अंतर को जानकर अपना प्रिय आहार चुनता है। यह कार्य वह गंध के आधार पर नहीं, अपने तापमापक शरीरी अवयवों द्वारा पूरा करता है। वैज्ञानिकों ने इसी संरचना को ध्यान में रखते हुए इंफ्रारेड किरणों का उपयोग करके तापमान के उतार चढ़ावों का सही मूल्यांकन कर सकने में सफलता प्राप्त की है। पनडुब्बियों को पानी के भीतर देर तक ठहरने के लिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा अवशिष्ट होती है और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों कार्य पानी के भीतर ही होते रहे तभी उसका अधिक समय समुद्र में रह सकना संभव हो सकता है। मछली पानी से ही ऑक्सीजन खींचती है और उसी में अपने शरीर की कार्बन गैस खपा देती है। यह पनडुब्बियों के लिए भी संभव हो सके, इसका रास्ता मछलियों की संरचना का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही प्राप्त किया जा सकता है। हवाई जहाज़ों की बनावट में पिछले 40 वर्षों में अनेक उपयोगी सुधार किए गए हैं। उनके लिए विभिन्न पक्षियों की संरचना और क्षमता का गहरा अध्ययन करने में विशेषज्ञों को संलग्न रहना पड़ा है। भुनगों की शरीर रचना के आधार पर वायुयानों में दूरदर्शन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक विशेष यंत्र ग्राउंड स्पीड मीटर बनाया गया है। भुनगों के आँखें नहीं होती, वे अपना काम विशेष फोटो सेलों से चलाते हैं। वही प्रयोग इस यंत्र में हुआ है। अटलांटिक सागर के आर पार रेडियो प्रसारणों को ठीक तरह पहुंचाने का रास्ता बतलाने में जिन कंप्यूटरों का प्रयोग होता है वे कई बार असफल हो जाते हैं क्योंकि मौसम की प्रतिकूलता रेडियो तरंगों में व्यवधान उत्पन्न करती है। अस्तु ध्वनि प्रवाह के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं।
इस कार्य के लिए चींटी की मस्तिष्क की संरचना अधिक उपयुक्त समझी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चींटी के मस्तिष्क की तुलना में हमारे वर्तमान कंप्यूटर अनपढ़ बालकों की तरह पिछड़े हुए हैं। मानवीय विद्युत को अध्यात्म विज्ञान में ओजस, तेजस एवं ब्रह्मवर्चस्व कहा गया है। इसे विकसित करने की प्रक्रिया योग साधना एवं तपश्चर्या के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म विद्या में इसी चित्त शक्ति के विकास पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि मनुष्य शरीर में सन्निहित प्रकट और अप्रकट रहस्यमय शक्ति संस्थानों को जागृत करके मनुष्य देव स्तर की विशेषताओं से संपन्न हो सकता है। भौतिक जगत के विकास परियोजनाओं में बिजली का जो उपयोग है उससे कहीं अधिक उपयोगिता व्यक्तित्व के समग्र विकास में मानवीय विद्युत की है। उसका स्वरूप, आधार और उपयोग जानने के लिए हमें विशेष उत्साहपूर्वक प्रयत्न करने चाहिए। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने